नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी में। मैं मुलायम सिंह यादव आज ग्रेविटेशन का मास्टर वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग ग्रेविटेशन फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट वी आर गोइंग टू बाइंड अप द होल द ग्रेविटेशन एंड वी विल गिव द समरी एज वेल। तो शुरू करते हैं ग्रेविटेशन को, शुरू से शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन को हिंदी बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। जो भी है, जो सोलर सिस्टम है अपना, जो मिल्की वे में है, उसमें अपना जो अर्थ है वो एक प्लेनेट है। अर्थ के जैसे और भी 7 और प्लेनेट हैं, ठीक है, मार्स हुआ, जुपिटर हुआ, आदि सैटर्न तक। तो जो भी है ये सारे के सारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो दो सेलेस्टियल बॉडी व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दे आर द प्लैनेट। इन प्लैनेट के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें हम सैटेलाइट बोलते हैं। तो हर एक का अपना टाइम पीरियड होता है, जिसे कैपिटल टी बोलते हैं। तो जो अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो 365 डेज होता है, जबकि अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे जो रोटेट करता है वो 24 आवर्स में रोटेट कर जाता है। तो रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होते हैं, और रेवोल्यूशन की वजह से आपके जो सीजन्स बदलते हैं। एंड रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन 365 डेज। ग्रेविटेशन का नाम आते ही कई लोगों का नाम आ जाता है, और जो सबसे पहले नाम आता है वो सर आइजैक न्यूटन का आता है, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को सर आइजैक न्यूटन ने ही प्रपोज किया था, उन्होंने ही दिया था। ग्रेविटेशन के लॉ के अकॉर्डिंग जो था, उन्होंने कहा था कि कोई भी ब्रह्मांड का जो भी दो पिंड है, कोई भी दो बॉडी है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। और उन अट्रैक्शन फोर्स कितना काम करता है उसको उन्होंने बताते हुआ कहा कि जो फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 के। यानी जो दो बॉडीज हैं उनके जो मास है उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और उन्होंने बताया उनके जो बीच की दूरी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्होंने यही दो कंडीशन बनाया, और इन दोनों कंडीशन को उन्होंने जोड़ दिया, यानी f वाज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जैसे ही इन्होंने प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाया तो f इज इक्वल टू उन्होंने लिखा कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फिर बाद में हेनरी कैवेंडिश ने कैपिटल G को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हुए बताया कि जो कैपिटल G होता है उसे हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द यूनिवर्स, एंड दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर उसकी यूनिट होती है। प्लस के उसका जो है कि यूनिट आपको हमेशा याद रखना चाहिए, कितनी वैल्यू है प्लस न्यूटन यूनिट दोनों। तो 6.67 इंटू 10⁻11, यानी कि किन्हीं भी ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, और वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ के। इसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। यानी कि यदि मास बढ़ाते जाएं फोर्स का मान बढ़ता जाएगा, दूरी बढ़ाते जाएं फोर्स का मान घटता जाएगा। ये रहा एक रिलेशन, जिसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। एक थे हमारे कैपलर जी, जे कैपलर ने ये बताया था कि जो भी अपनी जो प्लेनेट है और सोलर सिस्टम है, तो प्लेनेटरी मोशन में उन्होंने 3 लॉ दिए थे। तो कैपलर ने 3 लॉ दिए थे, कैपलर ने, ठीक है। कैपलर्स के जो 3 लॉ थे, तो जो फर्स्ट लॉ था वो था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, इसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। एक तरह से आपके लिए ये रिवीजन ही है। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या कहता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स ये कहता है कि ऑल द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन फॉलो द इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो भी प्लैनेट हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं वो एक्चुअली सर्कुलर नहीं बल्कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, और वो जो सन होता है वो किसी एक फोकस पे होता है। यानी ऑल द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन फॉलो द इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड द सन इज सिचुएटेड एट आइदर ऑफ द फोकाई। ये है आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। दूसरा जो लॉ था जिसे हम लोग लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं आप? लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग ये होता था कि जो भी प्लैनेट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। यानी कि 1 घंटे में जितनी एरिया है इधर से, मतलब 3 बजे से 4 बजे तक जितनी एरिया वो स्वीप करेगा, 4 बजे से 5 बजे तक के बीच में भी वो उतनी ही एरिया स्वीप करेगा। यानी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एवरी प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया अराउंड द सन। ये चीज था जो आपको समझना था। जैसे ही हम तीसरे लॉ पे आते हैं, तीसरा लॉ है लॉ ऑफ पीरियड्स बोलते हैं उसे। यानी कि लॉ ऑफ पीरियड्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? द लॉ ऑफ पीरियड स्टेट्स दैट द टाइम पीरियड ऑफ द कंप्लीशन, जो भी रोटेशन का या रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब है। जो ए है आपका, इसे हम सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं।
ये आपका प्लेनेट यदि मोशन कर रहा है तो ये आपका इलिप्स हो गया, इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, इसी ऑर्बिट पे मूव करता है। ये इसको हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं और ये सेमी पोर्शन रहा है उसका। टोटल 2a हो जाएगा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस 2b हो जाएगा, लेकिन सेमी मेजर एक्सिस a हो जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस b हो जाएगा। जब यही इलिप्स आगे चल के जब सर्कल बन जाता है तो a और b का मान 1 हो जाता है, उसे हम लोग a बोल देते हैं, बस रेडियस बोल देते हैं। अभी इलिप्टिकल है, हम लोग a और b डिस्टिंक्ट रखेंगे, दोनों अलग अलग रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पीरियड, एक रेवोल्यूशन टाइम पीरियड कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसका जो स्क्वायर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इस सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। ये होता है आपका लॉ ऑफ पीरियड्स, सॉरी लॉ ऑफ पीरियड्स, यस बिल्कुल। तो 3 लॉ हमने कैलकुलस से सीखा था, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ पीरियड्स। इसके बाद हम लोग डिस्कशन किए थे ग्रेविटी की, यानी जहां ग्रेविटेशन आता है तो दो पिंड को बीच में जो है फोर्स काम करता है, आपको पता है, बिल्कुल पता है। तो जो दो पिंड हैं उनमें से एक पिंड, यदि उनमें से जो एक बॉडी है यदि आपकी अर्थ हो जाए तो क्या होगा, यदि उनमें से एक बॉडी आपकी अर्थ हो तो क्या हो जाएगा। तो जो ये फोर्स है, यही फोर्स यदि इनमें से कोई एक बॉडी अर्थ है तो यहाँ मास ऑफ द अर्थ लिखेंगे आप, क्यों, बिल्कुल इसे लिख सकते हो आप मास ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ द अर्थ और कोई बॉडी रही मान लीजिए, तो उसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, कैपिटल जी एम ई m2 अपन आर स्क्वायर, जितनी दूरी है उसकी उतना जो है स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर लिखेंगे वो आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ लिखेगा, और वहां से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, सपोज करिए h, तो जो आर होगा, सपोज करिए आर ही रहा, तो आर इक्वल टू आर ई प्लस एच के बराबर हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो यानी कि जो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई m2 इज द मास ऑफ द अर्थ एंड अपन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर क्या रहा, आर ई प्लस आर एच रहा। यानी कि यदि फोर्स है आपके पास, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स रहा था, काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा है, यदि फोर्स है तो उस पर एक्सेलरेशन होगा, बाय डिफॉल्ट तय है। जब फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, आप m2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि एक्सेलरेशन उसी का निकालना है। तो जब जैसे ही f अपन m2 आप कर देंगे आपको मिलेगा कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, एक तरह से यदि हाइट h को 0 हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, आर ई स्क्वायर, और इसी एक्सेलरेशन को फोर्स अपन मास एक्सेलरेशन होता है, और इसी एक्सेलरेशन को एक नए टर्म स्मॉल जी से हमने रिप्रेजेंट किया था और इसी को बोला था हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को हमने बोला था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसी को हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताया था, जिसकी वैल्यू हमने बताया था आपको पुट करना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अगर दिया हो तो आप 10 भी पुट कर सकते हो। इसे ही हम लोग बोलते थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद हमने रिलेशन स्टेब्लिश किया था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ठीक है। इसको हमने रिलेशन को स्टेब्लिश करते हुए हमने बताया था, क्या आप लिख सकते हो, ये रिलेशन होता है कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन। देखिए स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बी आर स्क्वायर, कैपिटल जी इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर अपन एम ई, सब्जेक्ट करिए क्या आपको लेना है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में। यदि आपसे कोई पूछता है तो आप उसको इस तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हो। इसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस ये किया था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलरली मूव करता है, सर अगर सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट की ही बात करें या कोई भी प्लैनेट की मूव करता है अगर, तो कैसे मूव करता है। तो हमने बताया था कि मूव करने के लिए एक ही कंडीशन है, उसको सर्कुलरली मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है यदि हम वो कहीं से प्राप्त कर लें, कहीं से मिल जाए, तो जो ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्व करने लगेगा किसी भी प्लैनेट के तहत। तो जो अपना अर्थ है, सपोज करिए ये अपना अर्थ है, ठीक है, ये इसकी रेडियस आर ली है, तो ये यहाँ अपना सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशन पुल काम करता है, ठीक है, फोर्स काम करेगा, और वही फोर्स एक्चुअली क्या है, इसके लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो दे देता है। यानी कि जो एम वी स्क्वायर बाई आर चाहिए हमको, वो कहाँ से मिल जाता है, कैपिटल जी एम ई एम अपान आर स्क्वायर से मिल जाता है। समझ पा रहे हैं, ये जो ग्रेविटेशन है यही एम वी स्क्वायर बाई आर यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है, और ये रिवॉल्व करने लगता है अराउंड द प्लेनेट। और यहाँ से आप चाहो तो क्या निकाल सकते हो, ये वी स्क्वायर की वैल्यू, यानी किस वेग से रोटेट करेगा। हमने लास्ट में फिर टाइम पीरियड के बारे में भी चर्चा किया था, तो थर्ड क्लास से हमने बताया भी था टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू के ए क्यूब बताया था, और के की वैल्यू हमने बताया था कि के की वैल्यू आपको 4 पाई स्क्वायर अपान कैपिटल जी एम जो है एम ही रखना होता है। इसको हमने आपको प्रूफ करा था, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था।
इसके बाद हमने डिस्कस करते हैं पोटेंशियल के बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्चुअली क्या है, किसी भी यूनिट मास को आप अगर इनफाइनाइट से पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हो, सॉरी किसी एक अलग किसी मास, कोई भी अर्थ के भी आप ला रहे हो जहाँ पे मतलब उसका काम कर रहा है ग्रेविटी, यानी कि इन द स्पेस ऑफ द अर्थ ले आ रहे हो, तो क्या होगा, उसको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन जो होता है पोटेंशियल के बराबर होता है। तो मैंने पोटेंशियल के लिए फार्मूला भी बताया था। हमने कहा था कि यूजुअली आइडियली जो है इनफाइनाइट पोटेंशियल जीरो मानते हैं, यदि नहीं मानते हैं तो फिर हम उसकी कुछ वैल्यू दिया होगा उसे हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, जो फार्मूला आपने बताया था कैपिटल एनर्जी के लिए, जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए था फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी के माइनस कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर जो है अपान आर ई था। ठीक है, कैपिटल जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर, ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी, यानी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो प्रोडक्ट है इंटू जी अपान आर ई। तो हमने वहाँ से एक चीज़ और कैलकुलेट किया था कि जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, केवल रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि पोटेंशियल जो है धीरे धीरे घटता है और धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि फोर्स जल्दी से घटता है और जल्दी से बढ़ता है। ये बात हमने डिस्कस किया था जब हमने पिछले लेक्चर में जैसे डिस्कस किया था ग्रेविटी के बारे में। तो ग्रेविटी ऑन द सरफेस तो हम लोग निकाल लिए थे, उसके बाद ऑन द सरफेस, अबव द सरफेस और बिलो द सरफेस के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो वहां से हमें एक पॉइंट मिलकर जो कंक्लूजन के तौर पे था, ऑन द सरफेस की बात कर रहे थे, तो जी की वैल्यू कितनी थी, कैपिटल जी एम ई एम, कैपिटल जी एम ई बाई आर, कैपिटल जी एम ई बाई आर स्क्वायर, ये ऑन द सरफेस आ रहा था। एबव द सरफेस की जैसे बात कर रहे थे तो जी डैश इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस टू एच अपान आर ई, ये ऑन एबव द सरफेस था, ये एबव है, ये ऑन द सरफेस है, ये क्या था, ऑन द सरफेस। ठीक है, ये एबव द सरफेस आ रहा था। ठीक है, एबव द सरफेस। एंड व्हाट अबाउट द बिलो द सरफेस, बिलो डैश की वैल्यू जो है करीब करीब यही आ रही थी। अंतर ये था उसमें कि यहाँ पे 2 आर ई था, यहाँ पे केवल एच था। एच की जगह पे आप डेप्थ लिख सकते हो, क्योंकि अर्थ सरफेस से नीचे जा रहे हो तो डेप्थ, ये अपना अर्थ है, सपोज करिए यहाँ हाइट एच पे गए और यहाँ डी डेप्थ पे गए, तो यहाँ गए और यहाँ गए, ऊपर गए तो हमें जी डैश की वैल्यू ये मिलेगी, जी इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 एच अपान आर ई, ये अबव द अर्थ सरफेस है। बिलो द अर्थ सरफेस ग्रेविटी की वैल्यू बदल जाएगी, तो जी डैश इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपान आर ई। दोनों में अंतर ये है कि जैसे ही हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं ग्रेविटी का मान घटता है, जैसे ही हम अर्थ सरफेस के बिलो जाते हैं ग्रेविटी का मान घटता है। दोनों दशाओं में, इन बोथ द केसेस द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेस, बट इन केस ऑफ मूविंग अपवर्ड, ऊपर मूव करने के दौरान ग्रेविटी जल्दी से घटता है, जबकि नीचे जाने के दौरान ग्रेविटी धीरे धीरे, इट्स ग्रेजुअल, इट्स फास्टर। ये फास्ट होता है, ये धीरे होता है, क्योंकि -2h से घटता है, ये -h/r से घटता है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, ये पॉइंट आपको बहुत जरूरी है याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट में हमने सैटेलाइट के बारे में डिस्कस किया था कि सैटेलाइट आके टाइम पीरियड वगैरह तो हो ही गया था। उसके बाद टोटल एनर्जी के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, एनर्जी या फिर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, यानी किसी सैटेलाइट की ऑर्बिट एनर्जी हम लोग डिस्कस किए थे। तो एनर्जी के बारे में यदि डिस्कस किया था तो मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी डिस्कस किया था। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने क्या बताया था, वो काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वी स्क्वायर आ रहा था, और वी की वैल्यू एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से वी को हमने जब सब्जेक्टेड किया था तो जो इसकी वैल्यू आ रही थी, इसकी वैल्यू हाफ कैपिटल जी एम ई अपान आर, ये आपका फॉर्मूला हमें लग रहा है ये आ रहा था। ठीक है, अपान आर, ये कैपिटल जी एम ई एम अपान आर आ रहा था। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आ रहा था किसी सैटेलाइट का व्हेन इट इज मूविंग ऑन ए ऑर्बिट। ठीक है, उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा किया था। तो मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी इसका दोगुना होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता है, माइनस कैपिटल जी एम ई एम अपान आर ई, यही होता है आपका। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है टोटल सम ऑफ किसी सैटेलाइट पर कितनी एनर्जी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ही टोटल एनर्जी होती है। तो जो टोटल एनर्जी था, हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जब ऐड किया है, जैसे ही हम सम अप किए उसको, इन दोनों को, हमें मिला माइनस हाफ ऑफ द कैपिटल जी एम ई एम अपान आर ई, या आर ई प्लस एच, जो भी है आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था यहाँ से, एक कंक्लूजन के तौर पे देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है और जो टोटल एनर्जी है,
मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होते हैं, केवल अंतर होता है तो साइन का, इसमें नेगेटिव साइन। टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है टोटल एनर्जी का 2 गुना होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज द ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी, ये बात आपको याद रखना है। दोनों की साइन नेगेटिव होती है। पोटेंशियल, मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंस भी बताया था, नेगेटिव होने का मतलब, नेगेटिव बोले तो नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव है तो वो रोटेट करता रहेगा। जैसे ही जीरो या पॉजिटिव हो जाएगा वो क्या करेगा, स्केप आउट कर जाएगा। स्केप से हमें याद आया कि स्केप वेलोसिटी भी एक पॉइंट था डिस्कशन था जो सबसे इंपॉर्टेंट था और बड़ा ही महत्वपूर्ण था। तो स्केप वेलोसिटी क्या होता है? स्केप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्स ऑन द अर्थ सरफेस इट स्केप्स आउट फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर से ये बाहर चला जाता है, यानी अर्थ की जो पकड़ है, ग्रेविटी है, उससे वो बाहर चला जाता है। तो उसके लिए हमने डेरिवेशन कराया था, ठीक है। ग्रेविटी अगर स्केप वेलोसिटी क्या आता है तो मैंने ग्रेविटी टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल से हमने डेरिवेशन कराया था। और जो v शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू √2 हमें लगता है यही वैल्यू आ रही थी, ठीक है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर गलत हो तो आप सही कर लीजिएगा। ये है v स्केप वेलोसिटी, हालांकि मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। √2g ये वैल्यू है किसकी? स्केप वेलोसिटी की। आर हमने रेडियस का अर्थ रखा, जुपिटर रखेंगे तो उसकी रेडियस रखेंगे और वहाँ कितना जी आता है वो रखेंगे। तो मास के लिए रखेंगे, मास के लिए मून के लिए रखेंगे तो मून की ग्रेविटी, मून का रेडियस, यानी जिस भी प्लैनेट के लिए आप रखना चाहते हो वो वैल्यू ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है। मतलब ये फॉर्मूला विल बी यूज्ड, यानी इतने के बराबर या इतने से ज़्यादा यदि आप वेलोसिटी देते हैं। जी की वैल्यू 9.8, आर की वैल्यू 6300 या 6400 किलोमीटर हमने रखा था, तो हमें जो वी मिला था इज ग्रेटर आर इक्वल टू 11.2 किलोमीटर मिला था। यानी कि यदि किसी हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से वर्टिकली अपवर्ड फेंक दें, इससे 11.2 या इससे ज़्यादा, तो वह फिर से अर्थ सरफेस पे नहीं आएगा। ये पॉइंट को हमने डिस्कस किया था स्केप वेलोसिटी के तहत। और स्केप वेलोसिटी में हमने देखा था कि जो मून का था वो 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड आ रहा था। वहाँ से हमने इसलिए कंक्लूड किया कि वहाँ जो भी फॉर्मेशन ऑफ गैसेस होता है इसीलिए वो स्केप आउट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली इसे ऑप्टेन कर लिया जाता है, ठीक है। और ये ठीक है, तो आप इस बात को रेक्टिफाई कर लीजिएगा। शायद उस दिन मैंने इसको रिवर्स बता दिया था, तो आप जो है इधर इसको रेक्टिफाई भी कर सकते हो। v इज ग्रेटर आर इक्वल टू 11.2, यानी वेलोसिटी जो इसकी वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर हो सकती है। तो कोई ऑब्जेक्ट यदि वर्टिकली इससे फेंका जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, तो इट विल नेवर कम बैक ऑन द अर्थ सरफेस। नाउ डिस्कसिंग ऑन द सैटेलाइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। कुछ सैटेलाइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स है यदि हमें वो मिल जाए हमारा काम बन जाएगा। और वो कहाँ से मिल जाता है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मिल जाता है। तो वो सेंट्रीपिटल mv² इज इक्वल टू कितना हो जाता था आपका जो है कि कैपिटल G m1m2/r² से मिल जाता था। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नाम से ही तय है, जियो मतलब अर्थ होता है, सैटेलाइट जियो स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट, यानी वो सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रुका हुआ हो। वो रुका हुआ मतलब कि अर्थ रोटेट कर रहा है, वो भी उसके साथ साथ रोटेट कर रहा है, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड हो अर्थ के बराबर हो। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी जो टाइम पीरियड होता है अर्थ के बराबर ही होता है, दैट इज 24 आवर। लेकिन अंतर ये है कि जो अर्थ है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, ये रोटेशन ऑफ अर्थ है, और जो अपना सैटेलाइट है उसका रेवोल्यूशन है, ये अंतर है। यानी उसका रेवोल्यूशन जो टाइम पीरियड होता है अर्थ के रोटेशन के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग माइंड अप करते हैं अपनी क्लास को इन्हीं सब बातों के साथ। तो मिलेंगे हम लोग जो है कि नेक्स्ट सेशन में। होप यू ऑल फॉलो मी, ठीक है। तो जो सारे पॉइंट्स हैं आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से आप बिल्कुल रूबरू हो चुके हैं, यानी उसका टाइम पीरियड और अर्थ का जो रोटेशन का टाइम पीरियड है वो फिक्स होता है 24 घंटे, ठीक है। उसकी हाइट भी मैं बताया 35,800 किलोमीटर के आसपास होती है। और उसका एप्लीकेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो है कि जो भी आपका टेलीकम्युनिकेशन है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के माध्यम से, क्योंकि जब फ्रिक्वेंसी आपकी हाई होती जाती है एक्चुअली तो उसका रिफ्लेक्शन आसान नहीं होता है, ठीक है, वो स्केप आउट कर जाता है, रिफ्लेक्ट नहीं होता है। इसलिए हम जियो स्टेशनरी को पहले रिसीव कराते हैं और उससे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं अलग अलग जगहों पे, ठीक है। इसलिए हम लोग टेलीकम्युनिकेशन में इतना हाई लेवल पे चले गए हैं। आज हमारे पास जो है ऑडियो वीडियो सारी कुछ हम लोग सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। रिसीविंग के लिए रिसीविंग एंड को हम लोग एंटीना लगाते हैं, सेंडिंग एंड पे हम लोग ट्रांसमीटर लगाते हैं। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस किए थे चैनल कम्युनिकेशन चैनल के बारे में भी।
ठीक है। उसके बाद हमने देखा था पोलर सैटेलाइट्स जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ रोटेट करते हैं और ये बहुत ही कम एरिया में अर्थ सरफेस के बहुत नज़दीक होते हैं, 500 से 800 किलोमीटर ऊपर ही होते हैं। तो ये बहुत ही कम एरिया को जो है एक बार में देख पाते हैं। इनके पास जो कैमरा होता है वो बहुत कम एरिया कैप्चर कर पाता है। तो स्ट्रिप वाइज ये कैप्चर करता रहता है, ठीक है। स्ट्रिप वाइज ये नॉर्थ से साउथ की तरफ कैप्चर करता रहता है। उसके बाद जो टॉपिक था हमारा, हम लोग डिस्कस किए थे क्या, दैट वाज द टॉपिक वी डिस्कस्ड वाज द फ्री फॉल। यानी फ्री फॉल को हम लोग वेटलेसनेस कहते हैं। यानी किसी स्थिति में यदि आप फ्री फॉल करते हैं तो आपको वजन नहीं महसूस होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है वजन महसूस होने के लिए आपके पास रिएक्शन होना चाहिए। मैं यहाँ अगर खड़ा हूँ तो मुझे अपना फील हो रहा है वेट। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितना मैं फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, फोर्स क्या होता है, फिजिकल टू फोर्स M×A होता है, M×G होता है, यही वेट होता है अपना। तो जो वेट होता है वो वेट जितना हम लगा रहे हैं नीचे की तरफ उतना ही नॉर्मल रिएक्शन हमको ऊपर की तरफ, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वही हमें फील होता है, वही महसूस होता है। तो चूंकि जब हम फ्री फॉल कर रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, तो हमें फोर्स तो लगता ही है ग्रेविटी का, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नहीं होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन न होने की वजह से हमें कोई फील नहीं होता है। तो इसी कंडीशन को हम लोग वेटलेसनेस कंडीशन, जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं या जो भी साइंटिस्ट वगैरह जो भी जाते हैं स्पेस में, तो सैटेलाइट्स वगैरह में यदि मैंडेट सैटेलाइट है, यदि मैन होल्डर सैटेलाइट है, तो उसमें भी ग्रेविटी जो है नहीं काम करता, उसमें भी फ्री फॉल जो है आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में। सो होप ग्रेविटेशन इज अ रियली इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, जो है कि केपलर से लेके वेटलेसनेस तक हमने डिस्कशन किया। एक हफ्ते का जो सेशन था 7 दिनों का, आज जो हमारा मास्टर वीडियो लॉन्च हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको बिल्कुल पसंद आएगा, खास करके ये मास्टर वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा, क्योंकि ये मास्टर स्ट्रोक जो है आपको पूरे जो है कि 20 से 25 मिनट में आपको सारा समरी दे दिया गया। उम्मीद है कोई भी डाउट होता है आप बेझिझक कभी भी जब भी आप देख रहे हो आप कमेंट कर सकते हैं। MS अकेडमी इज रेडी टू हेल्प यू, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। फ्रॉम द 1st of August माई टीम विल स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है कि इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट विल बी द टॉपिक टू डिस्कस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स फ्रॉम द 1st of April, ठीक है। तो ग्रेविटेशन के बारे में अपना राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आप सभी का स्वागत है। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।